बच्चों, पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 हम लोग आगे बढ़ते हैं। पेज नंबर हमारा 5 है, ठीक है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन, हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म केम विद द फ्रेंच रिवॉल्यूशन इन 1789। 1789 लास्ट ईयर आपने पढ़ा था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो जो सबसे पहले जो नेशनलिज्म का जो एक्सप्रेशन था, जो उसकी अभिव्यक्ति थी, यानी लोगों के मन में जो राष्ट्रवाद या राष्ट्रीयता की जो भावना उमड़ी थी या जो आई थी, वो 1789 में आई थी। फ्रांस, एज यू वुड रिमेंबर, was a full-fledged territorial state in 1789 under the rule of an absolute monarch। आपको अच्छी तरह पता है कि 1789 में फ्रांस एक पूरी तरह से राजतंत्र था और बॉर्बन डायनेस्टी का लुइस 16 जो राजा था वो राज करता था। द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस that came in the wake of the French Revolution led to the transfer of sovereignty from the monarchy to a body of French citizen। और आपने पढ़ा था क्लास 9 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कि किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद राजनीतिक और संवैधानिक परिवर्तन हुए, ठीक है। और जो सोवेनिटी का ट्रांसफ़र था, यानी प्रभुता या प्रभुसत्ता जिसको बोलते हैं, ठीक है, निर्णय लेने की जो ताकत होती है, उसका जो है ट्रांसफ़र, ठीक है, वो मोनार्की से फ्रांस के नागरिकों के पास चला गया था। इसका कहने का मतलब ये है कि राजा पहले डिसीज़न लेता था, राजा सारे निर्णय लेता था, लेकिन तुम लोगों ने किस तरह से फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पढ़ा कि वहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन बना, फिर मोनार्की को एकदम ही ख़त्म कर दिया गया, राजतंत्र को एकदम ही ख़त्म कर दिया गया, पूरी तरह से फ्रांस एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक हो गया। यानी लोग जो आम नागरिक हैं उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुना और वो रिप्रेजेंटेटिव्स सरकार चलाने लगे, ठीक है। इस लाइन का यही मतलब है। द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट इट वॉज द पीपुल हु वुड हैंसफोर्थ कॉन्स्टिट्यूट द नेशन एंड शेप ऑफ इट्स डेस्टिनी। और इस रिवॉल्यूशन ने ये दर्शा दिया, ये दिखा दिया या ये साबित कर दिया, प्रोक्लेम्ड साबित कर दिया कि लोग ही, जो आम जनता होती है, वो ही जो हैं एक नेशन को बनाते हैं, एक राष्ट्र को बनाते हैं और उसके भविष्य का निर्धारण करते हैं। फ्रॉम द वेरी बिगनिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज इंट्रोड्यूस्ड वेरियस मेजर्स and practices that could create a sense of collective identity amongst the French people। और शुरुआत से ही जो फ्रांस की जो क्रांति थी उसके में जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, उसमें जो भागीदार थे, जो क्रांतिकारी थे, उन्होंने कलेक्टिव आइडेंटिटी यानी सामूहिक पहचान, आम नागरिकों के बीच एक सामूहिक पहचान को जगाने के लिए बहुत तरीके अपनाए, है ना। बहुत से चीज़ों का उपयोग किया, लोगों को मोटिवेट करने के लिए, लोगों के अंदर जन भावना को अग्रसित करने के लिए बहुत तरीके अपनाए, बहुत सारी चीज़ों को शुरू किया। द आइडियाज़ ऑफ लॉ पैट्री, है ना, द फादरलैंड एंड लॉ द सिटीजन एम्फेसिस्ड द नोशन ऑफ अ यूनाइटेड कम्युनिटी एंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन। और आप लोगों को याद होगा कि किस तरह से फ्रांस में लॉ पैट्री यानी फादरलैंड मतलब पितृभूमि, पिता की भूमि, है ना, इसकी विचारधारा को प्रसारित किया गया लोगों के बीच में। ली सिटिजन यानी सिटीजन यानी प्रत्येक व्यक्ति नागरिक है, चाहे वो फ्यूडल हो, चाहे लैंडलॉर्ड हो, चाहे वो कोई आर्टिसन हो या कोई बिजनेसमैन हो, सबका दर्जा बराबर, सब सिटीजन है, सब नागरिक हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और सब एक ही फादरलैंड से बिलोंग करते हैं, यानी एक ही पितृभूमि से बिलोंग करते हैं। तो ये इस बात पर जोर देता था कि एक
फ्रांस में एक यूनाइटेड कम्युनिटी है, एक एकीकृत समुदाय है, एन्जॉइंग इक्वल राइट्स, जो सभी के सब लोग, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे उसका सोशल स्टेटस कोई भी हो, वो बराबर के अधिकार को एंजॉय करता है अंडर अ कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान के अंतर्गत। यानी एक संविधान है ना, नियम कानून का एक पूरा पुलिंदा है, ठीक है, और उस नियम कानूनों के तहत सब लोगों को बराबरी का दर्जा मिला हुआ है। अ न्यू फ्रेंच फ्लैग, द ट्राई कलर वॉज चूजन टू रिप्लेस द फॉर्मर रॉयल स्टैंडर्ड, और पुराने वाला जो राजा के समय जो झंडा हुआ करता था या जो राज चिन्ह हुआ करता था, उसको हटा करके एक नए फ्रांस के झंडे को बनाया गया, ठीक है, ट्राई कलर को। द एस्टेट्स जनरल वॉज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल, और जो तुम लोगों ने लास्ट ईयर पढ़ा था कि किस तरह से जो एस्टेट जनरल थी, ठीक है, एस्टेट जनरल को एक नया नाम दे दिया गया, उसको नेशनल असेंबली का नाम दे दिया गया, ठीक है, और उसमें जितने भी एक्टिव सिटीजन्स थे, एक्टिव सिटीजन और पैसिव सिटीजन, ये आपको लास्ट ईयर फ्रेंच रिवॉल्यूशन में यानी क्लास 9th में आपको पढ़ाया गया था कि किस तरह से जिन सिटीजन्स को वोट डालने का अधिकार था, है ना, जिनको मतलब जो टैक्स पेयर थे, यानी जो सरकार को टैक्स देने यानी रिवेन्यू देने की हैसियत रखते थे, उनको एक्टिव सिटीजन माना गया, उनको कुछ पॉलिटिकल राइट्स दिए गए, वोट डालने का अधिकार दिया गया, ठीक है, और जिन नागरिकों के पास ये अधिकार नहीं था, यानी वो टैक्स नहीं दे सकते थे, उनको पैसिव सिटीजन कहा गया। तो एक्टिव सिटीजन्स पॉलिटिकली पार्टिसिपेट करते थे, वो रिप्रेजेंटेटिव को चुनने में एक्टिवली उनका मतलब योगदान होता था। किस तरह से स्टेट जनरल को नेशनल असेंबली में कन्वर्ट कर दिया गया, ये लास्ट ईयर आप पढ़ चुके हैं। न्यू हाइम्स वर कंपोज्ड बच्चों, है ना, नए नए जो है वो देशभक्ति गीतों की रचना की गई, ओथ्स टेकन, शपथ ली गई, प्रतिज्ञा की गई, एंड मार्टिर्स कमेमोरेटेड, और जो इस क्रांति में जो शहीद हो गए, है ना, उनको एक तो शहीदों का दर्जा दिया गया, उनके बारे में लोगों को बताया गया, उनकी वीरता के बारे में बताया गया, उनके कार्यों के बारे में बताया गया, ऑल इन द नेम ऑफ द नेशन। और ये सब काम हो रहा था एक राष्ट्र के लिए, कि एक राष्ट्र का निर्माण करना है। अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम was put in place and it formulated uniform laws for all citizen। एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई। केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था का मतलब कि ये नहीं है कि कोई कहीं अपनी मर्जी चला रहा है, कोई कहीं अपनी नहीं, जो नियम कानून है वो एक यूनिटरी मेथड में या कह लो इंटीग्रेटेड वे में, ठीक है, इंटीग्रेटेड वे में एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाया गया, एक व्यवस्थित ढंग से, एक सिस्टमैटिक वे में प्रशासन की व्यवस्था की गई, ठीक है, एंड इट फॉर्मुलेटेड यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों के लिए एक समान, एक बराबर कानूनों की व्यवस्था की गई विद इन इट्स टेरिटरी, है ना, इस पूरे जो फ्रांस का जो टेरिटरी था उसमें एक ही तरह का कानून होना चाहिए, एक समान कानून होना चाहिए, और वो कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज़ वर एबॉलिश्ड एंड अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर वॉज एडॉप्टेड। मतलब आपने देखा कि किस तरह से जो ड्यूटीज़ थी, ड्यूटीज़ यहाँ पर कस्टम ड्यूटी को टैक्स बोलते हैं। कस्टम ड्यूटी ना एक तरह का टैक्स होता है। जैसे अगर आप अपना कोई माल जो है दूसरे देश में अगर आप भेजेंगे, यानी कोई वस्तु कोई सामान व्यापार करने के लिए आप दूसरे देश में अगर उसको ले जाएंगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी अपने देश में भी उस पर टैक्स लगेगा, और जब वो माल दूसरे देश में पहुंचेगा तो वहाँ पर भी वो वहाँ की सरकार टैक्स लेगी, उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं। तो पहले क्या होता था बच्चों, ये तो एक देश से दूसरे देश के व्यापार में होता है, आज की डेट में भी होता है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। लेकिन पहले क्या था बच्चों की, एक रियासत से दूसरी रियासत में भी अगर जा रहा है माल, ठीक है, वो फ्रांस की ही टेरिटरी है, लेकिन अगर अलग अलग रियासतें हैं तो
एक व्यापारी को कई बार कस्टम ड्यूटी यानी कई बार जब भी उसको सीमा पार करनी पड़ती थी तो टैक्स देना पड़ता था, ठीक है। तो इसको ने इस सिस्टम को हटा दिया गया, एबॉलिश यानी समाप्त कर दिया गया। वेट और मेज़र का एक यूनिफॉर्म सिस्टम बनाया गया। मैंने आपको बताया था कि पहले क्या था यूरोप में ना, कि अलग अलग जैसे एक रियासत है, एक प्रिंसली स्टेट है, वहाँ पर 1 किलो का मतलब समझ लो, 1 kg का मतलब समझ लो कि 800 ग्राम है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और जस्ट बगल में दूसरी रियासत है, दूसरे राजा का राज है, वहाँ पर 1 kg का मतलब 900 ग्राम है। तीसरे बगल में ही तीसरा है, वहाँ पर 1 kg का मतलब 650 ग्राम है। यानी एक ही वस्तु उसमें हमने कोई काट छाट नहीं की, उसमें हमने कुछ घटाया बढ़ाया नहीं, लेकिन 3 अलग अलग रियासतों में उन लोगों ने अपने अपने तरीके से उसको वेट किया, मेज़र किया, और अपने अपने उसने मतलब उनकी अपनी यूनिट है, अलग तरीके से वो मेज़र कर रहे हैं, कोई यूनिफॉर्म यूनिट नहीं, ऐसा था। लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद तुमने पढ़ा होगा, नेपोलियन का कब्जा हो गया था, तो नेपोलियन ने पूरा यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेज़र कर दिया था ताकि व्यापारियों को कोई परेशानी ना हो, ठीक है। रीजनल डायलेक्ट्स वर डिस्करेज्ड। रीजनल जो क्षेत्रीय बोलियां थी, उपभाषाएं थीं, है ना, उनको डिस्करेज किया गया, उनको बढ़ावा नहीं दिया गया। एंड फ्रेंच एज इट वॉज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन। और फ्रेंच भाषा जो कि अधिकतर पेरिस में ही बोली जाती थी, उसको पूरे फ्रांस की राष्ट्रभाषा के रूप में अपना लिया गया कि भाई फ्रेंच बोलो सब लोग। तो ये क्या था, इससे एक कलेक्टिव आइडेंटिटी आती है, एक सोसाइटी में या पूरे देश के लोगों में एक यूनिटी का कॉन्सेप्ट आता है कि हम सभी लोग फ्रेंच बोलते हैं, इसका मतलब ज़रूर हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये सारे मेजर्स और प्रैक्टिसेस अपनाई गई एक नेशन फॉर्मेशन के लिए, और ये सारी चीज़ें फ्रेंच रिवॉल्यूशन से निकल के आई थी बच्चों, ठीक है। The revolutionaries further declare that it was the mission and the destiny of the French nation to liberate the peoples of Europe from despotism. In other words, to help other peoples of Europe to become nation. बच्चों, ये क्रांतिकारियों ने इस बात को, फिर फ्रांस के क्रांतिकारियों ने इस बात को डिक्लेयर किया कि ये जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, ये एक मिशन है, ये एक अभियान है, और हम फ्रांस को राष्ट्र के रूप में निर्माण करके, उसको बना करके, हमारा कर्तव्य है कि हम यूरोप के लोगों को भी डेस्पोटिज्म से लिबरेट कराएं। ये जो मोनार्कियल ऑर्डर है, ये जो फिडलिज्म है, ये जो शोषणात्मक राजाओं की जो शोषण वाली व्यवस्था है, ठीक है, इससे हम उनको लिबरेट करें, उनको आज़ादी कराएं। ये फ्रांस के नागरिकों का कर्तव्य है, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपुल्स ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन। कहने का मतलब ये है, यानी दूसरे शब्दों में ये कहें कि हम यूरोप के अन्य लोगों की मदद करें ताकि वो भी एक नेशन स्टेट के, एक राष्ट्र के रूप में जाने जाएं। When the news of the events in France reached in different cities of Europe, students and other members of educated middle classes began setting up Jacobin Club. जब ये समाचार, फ्रांस की क्रांति के जो समाचार हैं, वो यूरोप के अन्य शहरों में जब गए, तो वहाँ पर यूरोप के अन्य भागों में, अन्य शहरों में विद्यार्थियों ने, छात्रों ने, और जो पढ़े लिखे मिडिल क्लास के जो लोग थे, यानी मध्यम वर्ग के पढ़े लिखे जो लोग थे, उन लोगों ने अपने राजनीतिक संगठन बनाने शुरू कर दिए, है ना, जैकोबिन क्लब्स उनको कहा गया। Their activities and campaigns prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. और इधर फ्रांस की आर्मी तो तैयार ही थी, ठीक है, नेपोलियन से पहले भी, और नेपोलियन ने भी इसको इस बात को, इस अभियान को आगे बढ़ाया। खैर, मैं नेपोलियन से पहले की बात कर रहा हूँ कि जो यूरोप के विभिन्न शहरों में जो विद्यार्थियों ने और मिडिल क्लास के जो पढ़े लिखे लोग थे, ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन की आइडियाज़ को अपनाया, राजनीतिक संगठन बनाए, और उन्होंने अभियान चलाया, अपनी गतिविधियां चलाई, और उस अभियान और गतिविधियों से फ्रांस की आर्मी को मदद मिली, और फ्रांस की आर्मी हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड
और इटली के भी काफ़ी बड़े पार्ट पर 1790 के बाद काफ़ी इलाकों में फ्रांस की सेनाएं आनी शुरू हो गईं, यानी कब्जा करना शुरू कर दिया। तो विथ द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरी वार्स द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। और जब ये क्रांति के ये जो युद्ध हैं ये जब जगह जगह शुरू हो गए, तो फ्रांस की सेनाओं ने जो ये नेशनलिज्म है अपने देश से, इस नेशनलिज्म की जो आइडिया है, इसका जो राष्ट्रवाद का जो विचार है, ये अपने देश से बाहर वो एब्रॉड यानी दूसरे देश में भी ले गए कि हर जगह, मतलब उन्होंने ये नेशनलिज्म की जो एक ज्वाला है, जो एक आग है, वो जला दी यूरोप के अन्य भागों में और यूरोप के अन्य लोगों के दिलों में। बच्चों, within the wide swath of territory that came under his control, Napoleon set about introducing many of the reforms that he had already introduced in France. अब आते हैं नेपोलियन पे कि नेपोलियन ने जैसे जैसे यूरोप के अन्य, नेपोलियन फ्रांस का था, फ्रांस के बाद इसने यूरोप के अन्य भागों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और जब वो कब्जा करता था तो फ्रांस में जो उसने सुधार किए, प्रशासनिक व्यवस्था में जो उसने सुधार किए, उन सारी चीज़ों को ये बाहर भी यानी उन इलाकों पर भी इसने इम्प्लीमेंट कर दिया, लागू कर दिया, जिसको कि फ्रांस ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। ठीक है। थ्रू अ रिटर्न टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है कि नेपोलियन ने फ्रांस में, जब फ्रांस के क्रांतिकारियों ने 1789 में फ्रांस में क्रांति की, फ्रांस का जो राजा था लुईस 16 उसको हटा दिया, फिर मार दिया, फिर नई सरकार बन गई, वो जैकोबिन गवर्नमेंट जो बनी थी रॉबर्ट्सपियरे के अंडर में, तुम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था। लेकिन उसके बाद वो एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी, एक लोकतांत्रिक सरकार थी फ्रांस में। लेकिन उसके बाद बच्चों नेपोलियन आया। नेपोलियन ने उस कंजर्वेटिव ऑर्डर को फिर से स्थापित कर दिया, उसने मोनार्की को फिर से स्थापित कर दिया, वो खुद फ्रांस का राजा बन बैठा और उसने डेमोक्रेसी को समाप्त कर दिया फ्रांस से। लेकिन बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरीज प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। लेकिन उसने एक बहुत अच्छा काम किया, उसने प्रशासनिक क्षेत्र में उसने कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन किए, कुछ क्रांतिकारी सिद्धांतों को लागू किया, ताकि जो पूरा सिस्टम है वो एक जैसा हो जाए, मोर रेशनल, एक जैसा, एक समान हो जाए और एफिशिएंट हो जाए, यानी प्रभावकारी हो जाए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ तक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिविल कोड ऑफ 1804 पढ़ेंगे। ओके, आप मेरे इस अगले वीडियो के लिए आप वेट करिए। थैंक यू।